ब्लैक ड्रैगन की बच्ची जेना को बुरे लोगों ने लगभग पकड़ ही लिया था और उसे प्रयोग के लिए इस्तेमाल करने वाले थे। लेकिन ये जानने के बाद भी डायमिड ने बिल्कुल परवाह नहीं की, बल्कि मदद की गुहार लगाने वाले व्यक्ति को धमकी दी कि वो इस मामले में दखल देना बंद करे। इसी समय डायमिड ने गुस्से में मिगाले का गला पकड़ लिया। पहले भी मैंने एक ऐसे मूर्ख को देखा था जो खून के रिश्ते में बंधा हुआ था। मेरा भाई भी तुम्हें बचाते हुए मारा गया था। मिगाले कभी नहीं भूल सकता था कि डायमिड जिस बड़े भाई की बात कर रहा था वही उसका पिता था। आखिरी समय में उसके पिता ने उससे कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो हमेशा उसकी रक्षा करेंगे। जब मिगाले की आंखों के कोने से आंसू निकलने लगे तो डायमिड की आंखों में तिरस्कार की झलक दिखाई दी। जैसा मैंने सोचा था, जितना कमजोर इंसान होता है उतना ही वो इन बेकार चीजों से चिपका रहता है। ये सुनकर मिगाले गुस्से से भर गया। क्यों? आखिर क्यों? उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि इस बार चाहे उसे अपनी पूरी ताकत क्यों न लगानी पड़े, वो जेना की रक्षा जरूर करेगा। उधर शिलबुंचिया कमरे में जेना की देखभाल कर रही थी। वो लगभग समझ चुकी थी कि आखिर हुआ क्या था। आमतौर पर मैजिक टावर में जानबूझकर विवाद पैदा करने वाले लोगों को कड़ी सजा मिलती थी, और अभी तो सभी जादूगर अपने शोध के परिणाम जमा करने वाले थे। इसलिए उसने अंदाजा लगाया कि किसी जादूगर ने जेना की असली पहचान पता लगा ली होगी और उसे प्रयोग के लिए इस्तेमाल करना चाहा होगा। इसी वजह से यह पूरा हादसा हुआ। शिलबुंचिया उस जादूगर को खुद सजा देना चाहती थी, लेकिन उसे डर था कि मैजिक टावर का मालिक इसकी अनुमति नहीं देगा। आखिर टावर के नियम सिर्फ उसके सदस्यों पर लागू होते थे और जेना साफ तौर पर उन नियमों के संरक्षण में नहीं थी। अगर वो जल्दबाजी में सामने आती तो खुद भी मुसीबत में पड़ सकती थी। जेना को देखकर लगा कि शायद उसे कोई बुरा सपना आ रहा है। शिलबुंचिया ने उसके सिर पर हाथ फेरकर उसे शांत किया, लेकिन तभी उसने सपने में जेना को एक शब्द कहते सुना, माँ। शिलबुंचिया को साफ याद था कि जेना को जन्म देने के कुछ समय बाद ही उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। जेना को अपनी माँ का चेहरा तक याद नहीं था, फिर भी उसके अवचेतन मन में माँ अब भी उसकी सबसे बड़ी और एकमात्र सहारा थी। जेना मैजिक टावर में अपने पिता को ढूंढने आई थी, लेकिन अगर वो पिता होने के बावजूद उसके साथ नहीं था तो उसके होने और न होने में आखिर फर्क ही क्या था? शायद जेना के बड़े होने के बाद भी आज मिले ये घाव उसके दिल पर असर डालते रहेंगे। ये सोचकर शिलबुंचिया मुस्कुरा दी। लगता है मैं सच में बूढ़ी हो गई हूं। दूसरों के मामलों में इतनी दिलचस्पी लेने लगी हूं। इसी समय मिगाले वापस लौट आया। डायमिड के अनुसार अगर वो इस घटना की वजह से मर भी जाती तो शायद बेहतर होता, लेकिन इसके बावजूद मिगाले जेना को चोट पहुंचाने वाले व्यक्ति को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। यह देखकर शिलबुंचिया खड़ी हो गई। हम बहुत समय बाद किसी बात पर एकमत हुए हैं। यह मामला मुझे संभालने दो। वैसे भी इतनी लंबी जिंदगी जी चुकी हूं, अब डरने के लिए बचा ही क्या है? शायद तुम्हें पता नहीं, लेकिन मैजिक टावर में सबसे पहली बार जब किसी ने परेशानी खड़ी की थी और उसे सजा मिली थी, वो मैं ही थी। और जेना जैसी दिलचस्प बच्ची को क्या हमें और अच्छी तरह संभाल कर नहीं रखना चाहिए? अगला दिन जादूगरों द्वारा अपने शोध के परिणाम जमा करने का दिन था। बाकी जादूगर अपने अपने दस्तावेज लेकर आए और गर्व से अपने शोध के बारे में बातें कर रहे थे, लेकिन एक आदमी चुपचाप कोने में खड़ा था और एक शब्द भी नहीं बोल रहा था। वही जेना को चोट पहुंचाने का असली दोषी था। अचानक पीछे से एक पीले बालों वाला जादूगर उसे पुकारने लगा, तुमने अपना शोध जमा कर दिया? वैसे क्या तुम्हें पता है कि मैजिक टावर में मिगाले के साथ हमेशा रहने वाली वो बच्ची कल दूसरे भवन में घायल हालत में बेहोश मिली थी? इस घटना की वजह से मिगाले और शिलबुंचिया दोनों बहुत गुस्से में हैं। तुम इस समय उनके सामने मत जाना, वरना परेशानी में पड़ जाओगे। ये सुनकर वो आदमी बुरी तरह घबरा गया और जल्दी से कोई बहाना बनाकर वहां से चला गया। अब वो बेहद परेशान था। उससे उस समय गलती से अपनी एक चीज घटनास्थल पर छूट गई थी। अगर वो बच्ची होश में आकर उसके खिलाफ गवाही दे देती तो उसका बचना मुश्किल था। उसने खुद को समझाया, कोई बात नहीं, आखिर वो बच्ची मैजिक टावर की सदस्य तो है नहीं। बस उसे मारकर उसका मुंह हमेशा के लिए बंद कर दूं, फिर कोई समस्या नहीं होगी। तभी पीछे से शिलबुंचिया की आवाज आई, मोवेनक्राफ्ट, तुम ही थे, है ना? उस आदमी को जवाब देने तक का मौका नहीं मिला। शिलबुंचिया ने तुरंत अपना जादू सक्रिय कर दिया। अचानक हवा में अनगिनत बेलें पैदा हुईं। उन्होंने भयानक ताकत के साथ उस आदमी को चारों तरफ से जकड़ लिया। उस आदमी ने कभी सोचा भी नहीं था कि शिलबुंचिया के सामने उसका जादू पूरी तरह बेअसर हो जाएगा। उसकी दर्द भरी कराह सुनकर भी शिलबुंचिया के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। बेहद अफसोस की बात है,
बड़ी बहन तुम्हें विरोध करने का मौका तक नहीं देगी। इसके बाद शिलबुंचिया ने उस आदमी को पूरे 1 हफ्ते के लिए जेल में बंद कर दिया। उसे सिर्फ पानी दिया गया और सोने तक नहीं दिया गया। लेकिन शिलबुंचिया को फिर भी लगा कि यह सजा काफी नहीं है। जेना ने जितना दर्द सहा है उसके मुकाबले तुम्हारी तकलीफ अभी भी बहुत कम है। वो आदमी सफाई देने लगा। मेरा इरादा जेना को चोट पहुंचाने का नहीं था, मैं तो बस उससे थोड़ी मदद लेना चाहता था। यह सुनकर शिलबुंचिया और भी गुस्सा हो गई। क्या तुम सच में यह बात अपने जमीर पर हाथ रखकर कह सकते हो? क्या तुम्हारे मन में उसे प्रयोग के लिए इस्तेमाल करने और उसकी पूरी उपयोगिता निचोड़ लेने के बाद उसे फेंक देने का विचार नहीं था? तुम जैसे लोगों को मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूं। अपनी सफाई देने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी आंख अभी भी मेरे पास है। ट्रैकिंग जादू के जरिए मैंने तुम्हारे साथ जेना के साथ जो कुछ किया सब देख लिया है। वैसे मैं भी तुमसे थोड़ी मदद लेना चाहती हूँ। मेरे पास एक दवा है जिसका अभी प्रयोग चल रहा है। लेकिन चिंता मत करो, अगर कुछ गलत हुआ तो तुम्हारा इलाज करने की जिम्मेदारी मेरी होगी। इलाज खत्म होने के बाद तुम दोबारा प्रयोग जारी रख सकते हो। जब तुम दूसरों को प्रयोग की सामग्री समझते हो तो खुद प्रयोग की सामग्री बनने की तैयारी भी होनी चाहिए, है ना? इतना कहते हुए शिलबुंचिया ने गर्म दवा उस आदमी के शरीर पर उड़ेल दी। उसके पूरे शरीर में ऐसा भयानक दर्द फैल गया मानो उसका शरीर तेजाब से जल रहा हो। उधर जेना अभी भी बेहोश थी। उसकी चेतना एक अनजान जगह पर पहुंच गई थी। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था, वहां कुछ भी नहीं था। लेकिन जेना को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिर पिछले जन्म में हो या इस जन्म में, उसके पास जाने के लिए कोई जगह थी ही नहीं। उसका संघर्ष भी किसी काम का नहीं था। इन निराशाजनक विचारों के साथ जेना धीरे धीरे और गहरी अंधेरी खाई में गिरने लगी। तभी अचानक उसकी आंखों के सामने एक तेज रोशनी चमकी। उसने एक औरत को एक बच्चे को गोद में लिए हुए देखा। पता नहीं क्यों, लेकिन उस औरत को देखते ही जेना को अजीब सी पहचान महसूस हुई। तुम्हारी आंखें सच में बहुत खूबसूरत हैं, बिल्कुल उसी इंसान जैसी। उसी समय उसके पास एक औरत की आवाज सुनाई दी। सिर्फ उस इंसान की संतान के लिए इतना मूर्खतापूर्ण फैसला करना क्या सच में इसके लायक है? अगर तुम इस मिश्रित नस्ल के बच्चे को छोड़ दो तो तुम्हारे पास अभी भी जीवित रहने का मौका है। जवाब में उस औरत के मुंह से दर्द भरी खांसी निकली। मेरी बच्ची, अब इसे तुम्हारे भरोसे छोड़ रही हूं। मुझे अपने परिवार की स्वीकृति की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन किसी भी कीमत पर इसकी जान बचा लेना। मैं चाहती हूं कि तुम इसके लिए ड्रैगन कबीले की शपथ लो। उसकी मौसी ने हामी भर दी और चुपचाप वहां से चली गई। दीवार के भीतर बने किले में उस बच्चे को देखते हुए वो औरत दुख से रोने लगी। पहले उसे कभी मौत से डर नहीं लगा था, लेकिन अब वो चाहती थी कि मौत का दिन जितना हो सके उतना देर से आए। मुझे माफ कर देना तुम्हें अकेला छोड़ने के लिए। जेना ने मूल उपन्यास में इस घटना को कभी नहीं पढ़ा था, लेकिन उसके सामने जो कुछ हो रहा था वो बिल्कुल किसी वास्तविक अनुभव की तरह साफ दिखाई दे रहा था। शायद ये उसकी वो याद थी जिसे वो खुद भूल चुकी थी। लेकिन अब उसे यह सब दिखाने का मतलब आखिर क्या था? तभी जेना के कानों में अचानक जानी पहचानी आवाजें और शोर सुनाई देने लगे। जैसे ही उसने आंखें खोली, उसने मिगाले और शिलबुंचिया को आपस में बहस करते हुए सुना। जेना ने संघर्ष करते हुए बिस्तर पर बैठने की कोशिश की। अगले ही पल दोनों की नजर उसकी तरफ चली गई। जेना घबरा गई। उसे लगा कि शायद उसे फिर से डांट पड़ेगी, लेकिन अगले ही पल मिगाले ने भावुक होकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। मैं बहुत डर गया था। अच्छा हुआ तुम जाग गई, ये देखकर सच में बहुत खुशी हुई। जेना को समझ नहीं आया कि उसे कैसे शांत करे, इसलिए उसने भी मिगाले को गले लगा लिया। माफ करना, मैंने आपको चिंता में डाल दिया। मिगाले को अलग करने के बाद शिलबुंचिया ने जेना से पूछा कि अब उसकी चोटें कैसी हैं। जब जेना को पता चला कि वो पूरे 10 दिनों तक सोई हुई थी तो उसे यकीन ही नहीं हुआ। उसे तो बस ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई सपना देखा हो। अचानक मिगाले खड़ा हुआ और जेना से माफी मांगने लगा। उस समय मुझे तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। अगर मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं गया होता तो शायद ये सब होने से रोका जा सकता था। जेना ने अंदाजा लगाया कि इन दोनों को शायद पूरी घटना के बारे में पता चल चुका था। लेकिन उस जादूगर का क्या हुआ? जेना ने शिलबुंचिया से पूछा, उस समय क्या आपने किसी दूसरे जादूगर को वहां देखा था? लेकिन दोनों ने जैसे पहले से तय कर रखा हो, तुरंत बात बदल दी। आपने उसके साथ क्या किया? मैं उस इंसान से मिलना चाहती हूं। मिगाले ने तुरंत मना कर दिया। तुम इस जिंदगी में उससे दोबारा नहीं मिलोगी। शिलबुंचिया ने जेना को समझाते हुए कहा कि उसे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन जेना लगातार सवाल करती रही। क्या इसकी अनुमति मैजिक टावर के मालिक ने दी थी? किस अधिकार से उन्होंने इसकी अनुमति दी?
मैं खुद मैजिक टावर की सदस्य भी नहीं हूँ। अगर मिगाले मुझे नहीं बताएंगे तो मैं खुद जाकर मैजिक टावर के मालिक से पूछूंगी। इतना कहते ही मिगाले ने तुरंत दरवाजा पकड़ लिया। अगर तुम वहां गई और तुम्हें चोट लग गई तो? आखिरकार शिलबुंचिया ने स्वीकार कर लिया कि उन्होंने मैजिक टावर के मालिक से छिपाकर उस आदमी को खुद ही सजा दी थी। लेकिन जेना ये बिल्कुल नहीं चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से ये दोनों किसी अनावश्यक खतरे में पड़ें। मैं आप दोनों की बहुत आभारी हूँ, लेकिन अगली बार कृपया ऐसा मत कीजिएगा। आप दोनों को मेरी चिंता करने की भी ज़रूरत नहीं है। मुझे अकेला छोड़ दीजिए, मैं ठीक रहूंगी। मिगाले का चेहरा अचानक उदास और गंभीर हो गया। वो बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चला गया। जेना की आखिरी बात ने उसे अंदर से बेचैन कर दिया था। शिलबुंचिया ने उसे गुस्से में जाते हुए देखा और उसके मन की स्थिति को अच्छी तरह समझ लिया। इतनी कठोर बातें सुनकर उन्हें भी थोड़ा दुख हुआ था, लेकिन वो इस बच्ची की चिंता करना बंद नहीं कर सकती थी। ये बच्ची साफ तौर पर टूटने की कगार पर थी, फिर भी खुद को मजबूत दिखाने की पूरी कोशिश कर रही थी। अगर ध्यान से सोचा जाए तो जेना में एक छोटे जानवर जैसी अजीब सी मासूमियत थी। वो जितना खुद को अकेला दिखाने की कोशिश करती थी, उतना ही उसके अंदर दूसरों को अपनी तरफ खींच लेने वाला आकर्षण दिखाई देता था। और शायद यही वजह थी कि मिगाले और शिलबुंचिया जैसे लोग चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, उसे पूरी तरह अकेला नहीं छोड़ पा रहे थे। जेना खुद मान चुकी थी कि उसे किसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन शायद उसके आसपास के लोग पहले ही उसे अपने परिवार का हिस्सा मान चुके थे।